Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक कैरेक्टर को लेके उनको क्रॉस कराया गया, एक कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टॉल एंड डॉफ को क्रॉस कराना मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने F1 F2 जनरेशन दोनों को देखा। F1 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, बट F2 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो रहा था। इसके साथ साथ जब हमने देखा कि जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेटेरोजाइगोसिटी कम होती है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन कराना ज़्यादा बेहतर होता है जिससे हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती जाए। So this is all about the monohybrid cross. हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। In this video we will discuss about the conclusion or the results of the monohybrid cross. monohybrid cross के results के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या रिजल्ट मिले monohybrid cross के। On the basis of the result of the monohybrid cross, Mendel proposed three postulates which have been converted into two laws of heredity. Mendel ने monohybrid cross के आधार पे तीन postulates दिए जिनको आज हम तीन laws of heredity के नाम से जानते हैं। तो postulate 1, the postulate of पेयर्ड फैक्टर। मेंडल ने जीन्स वर्ड यूज नहीं किया था, ही यूज्ड वर्ड फैक्टर। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? फैक्टर वर्ड यूज किया था। उन्होंने कहा था कि जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में रहते हैं। पहला पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 2, द पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं हो पाता वो रेसेसिव, क्योंकि हमेशा F1 जनरेशन में हाइब्रिड बनता है और डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन को या डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील को एक्सप्रेस नहीं होने देता। पोस्टुलेट नंबर 3, द पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब भी F1 या F2 जनरेशन बनानी होती हैं तो जो जीन्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती हैं दे गेट सेपरेटेड, द एलील्स गेट सेपरेटेड फॉर टू फॉर्म गैमीट्स। गैमीट्स बनाने के लिए एलील का सेग्रीगेशन होता है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाता है। तो यहाँ पे तीन पोस्टुलेट्स के आधार पे दो लॉज बनाए गए। इन दोनों को मिला के बना लॉ ऑफ डोमिनेंस और इससे बना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? तो जो पोस्टुलेट्स थे वो लॉ में कन्वर्ट हो गए, राइट? पोस्टुलेट ऑफ paired factor. According to the Mendel, each character is controlled by unit factor. I told you earlier कि हमारी बॉडी में एक जीन एक एंजाइम बनाता है और एक कैरेक्टर को निर्धारित करता है, एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। बट मेंडल ने जो वर्ड जीन है वो यूज ही नहीं किया, उन्होंने कहा ये फैक्टर है और ये फैक्टर ही कंट्रोल करता है पर्टिकुलर कैरेक्टर को। बात तो वही है कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। दूसरी चीज, फैक्टर आकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये जो फैक्टर हैं ये हमेशा पेयर की फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, हमेशा ये पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर? तो फैक्टर इज क्या है? फैक्टर एक ऐसा यूनिट है जो कि हर कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है और ये हमेशा पेयर में
रहते हैं। दिस इज पॉस्टुलेट नंबर 1। पॉस्टुलेट नंबर 2, पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। इन case of dissimilar unit factor heterozygous, one factor is able to express itself is dominant unit factor, whereas the other unit factor fail to express itself is called recessive factor. When the condition is हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस, जब कंडीशन हाइब्रिड होती है और हेटेरोजाइगस होती है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में डिसिमिलर फैक्टर हैं, ये दोनों डिसिमिलर फैक्टर हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब यहां पे जो यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो है डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो यूनिट फैक्टर है रिसेसिव। तो यहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो रेसेसिव है वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, वो अपना एक्सप्रेशन शो ही नहीं कर पाता क्योंकि डोमिनेंट इतना ज़्यादा प्रभावी है कि वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है तो हमेशा जो जीन एक्सप्रेस होगा दैट इज डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट यूनिट फैक्टर या डोमिनेंट अलील, क्योंकि वो बेचारे रेसेसिव को तो एक्सप्रेस ही नहीं होने देता। तो अगर हम बहुत ध्यान से क्रॉस के बारे में सोचें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सोचें, तो जब हमें कंडीशन मिली थी कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, तो यहाँ से हमें F1 जनरेशन मिली और F1 जनरेशन में हमारे पास 4 जाइगोट्स बने। ये 4 जाइगोट्स में हमने क्या देखा, सारे के सारे टॉल हैं, ऑल्दो हाइब्रिड टॉल हैं बट टॉल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाएगा दैट इज रिसेसिव। और इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, heterozygous condition, the gene or the allele which is able to express itself is dominant, and which is not able to express itself in the presence of dominance is recessive, right? हम कोई और कंडीशन ले सकते हैं, हम कैपिटल R स्मॉल r ले सकते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, तो राउंड ही एक्सप्रेस होगा। एक्सियल टर्मिनल कैपिटल A स्मॉल a, एक्सियल ही एक्सप्रेस होगा। क्लियर है? तो डोमिनेंट जहां पे आ जाता है रेसेसिव के सामने तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है, राइट? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट है लॉ, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, और एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ब्लड ग्रुप में हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस के बारे में कि किस तरीके से दो डोमिनेटिंग ब्लड ग्रुप जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो कैसे वो एक दूसरे को एक्सप्रेस करने में क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, वो एक साथ भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि डोमिनेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। लॉ नंबर थर्ड, that is postulate number third, that is the law of segregation. The law of segregation is also known as the law of purity of gametes or the non-mixing of allele. इसको हम बोल सकते हैं non-mixing of allele. This law is also known as non-mixing of allele law, the law of purity of gamete, law of segregation. When two dissimilar factors present in an organism, then the factor never show any blending. जब दो डिसिमिलर फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में तो वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर्स सेपरेट रैंडमली
by this one gamete recessive and only one factor of the two factors, so the gametes are always pure. सिंपल सा कहने का मतलब है जब ये वाली कंडीशन आई F1 को हमने F1 से क्रॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने बोला कि भाई ये टॉल है, दिस इज अ टॉल, दिस इज हाइब्रिड टॉल बट ऑल्दो इट इज अ टॉल। तो कहने को तो ऐसा लगा कि ब्लेंड हो गए आपस में हमें ऐसे लगा कि ये दोनों आपस में ब्लेंड हो गए, टॉल और डॉर्फ बिल्कुल मिक्स हो गए, बट ऐसा नहीं हुआ। जब गैमीट बनाने की बारी आई, जब इनको सेल्फ किया गया, तो ये दोनों सेपरेट हो गए अपनी अपनी प्योरिटी के साथ। जब ये सेपरेट हुए तो ये लॉ ने अपने आप को प्रूव किया कि जब दो डिसिमिलर फैक्टर्स साथ में रहते हैं तो भी वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं। सो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर्स सेपरेट रैंडमली, ये दोनों फैक्टर्स रैंडमली सेपरेट हो जाते हैं। बाय दिस वन गैमीट रेसेसिव ओनली वन फैक्टर ऑफ द टू फैक्टर, सो द गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। इसमें हमने क्या देखा कि ये रेसेसिव जो है, ये रेसेसिव डोमिनेंट के साथ 100% ब्लेंड नहीं हुआ। जब सेपरेशन की बारी आई तो ये बिल्कुल प्योरली अलग हो गया। ये रेसेसिव और ये रेसेसिव दोनों पेरेंट में बिल्कुल अलग हो गया। इसने अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखा, यहाँ पे अलील की मिक्सिंग नहीं हुई। और इसको सेग्रीगेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो इनके वजह से जो अलील्स हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाती हैं और गैमीट फॉर्मेशन में मदद करती हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे एलील्स गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड दीज व्हेन दे फॉर्म गैमीट्स, जब गैमीट्स बनते हैं तो अपनी प्योरिटी को एलील मेंटेन करती है। क्लियर? Under normal condition, the law is universally applicable, rare exception, non-junction. ज़्यादातर ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई हो रहा है, बट कुछ एक्सेप्शन है क्योंकि बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन हर जगह है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे ये मदर सेल है, अब हमें ये पता है कि मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। जब मियोसिस 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है तो हाफ ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि मदर में अगर 2n है तो जो डॉटर सेल बनती हैं आफ्टर द मियोसिस, उनमें क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन प्रॉपरली हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जिन कंडीशंस में अगर हम देखें कि अगर डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि अगर क्रोमोसोम का सेपरेशन प्रॉपर हुआ है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनके पास हिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाएगा। तो हिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, नॉर्मल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब मदर सेल से गैमीट बनते हैं तो n और n डॉटर सेल में आते हैं आफ्टर द मियोसिस। तो यहाँ पे n और n मदर सेल से कहाँ पे आ गए, डॉटर सेल में आ गए, और डॉटर सेल में आए तो नॉर्मल गैमीट का ये फॉर्मेशन हो गया। बट कई कंडीशन में सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम प्रॉपर नहीं हो पाता, दैट इज नॉन जंक्शन। जब नहीं हो पाता तो जब डॉटर सेल्स बनती हैं तो उन डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो जाते हैं डॉटर सेल्स में तो एबनॉर्मल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि मदर सेल थी डिप्लॉयड, डिसजंक्शन हुआ, डिसजंक्शन के बाद डॉटर सेल बनी हैप्लॉयड, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जब नॉन जंक्शन हुआ तो यहाँ पे एक डॉटर सेल थी डिप्लॉयड और दूसरी कोई भी प्लॉयडी शो नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन है या जो प्रॉपर क्रोमोसोम गैमीट में जितने होने चाहिए उतने नहीं है। तो there is abnormality in the daughter cell and due to abnormality the abnormal gametes are formed. So there are certain postulates
गिवन बाय मेंडल। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, कंक्लूजन से रिलेटेड। पहले कुछ कंक्लूजन भी समझ ले। इन F2 जनरेशन 3:1 रेशो इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू डोमिनेंस। डोमिनेंस की वजह से जो रेशो बनता है दैट इज 3:1। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t कैप, दोबारा से लिखते हैं इसको एक बार। यहाँ पे हमें क्या कंडीशन मिलती है? कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। क्लियर? तो इसको हम बोल रहे हैं 3:1 का रेशो, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस की वजह से इन दोनों कंडीशन में ये कैरेक्टर टॉल ही होगा, ये डॉफ नहीं होगा, राइट? फिर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब वो हम पढ़ चुके हैं कि भाई जब भी एलील सेग्रीगेट होते हैं तो गैमीट बनते हैं। F2 जनरेशन में डॉफ पेरेंट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन की वजह से ही F2 जनरेशन में डॉर्फ पेरेंट या डॉर्फ प्लांट मिलता है, नॉट पेरेंट, डॉर्फ प्लांट या ऑफस्प्रिंग मिलती है। क्योंकि F1 जनरेशन में जब ऐसा लगा था कि वो अपने पेरेंट के साथ ब्लेंड हो चुकी है, तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था। ऐसा एग्जैक्टली क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वो शो ऐसा करती है, एक कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है फिनोटिपिकली, तो वो कैसा होता है? या तो हाइब्रिड टॉल होता है। अब हाइब्रिड टॉल हो रहा है तो इसका मतलब वो कैरेक्टर टॉलनेस को ही शो कर रहा है, बट वहाँ पे जो रेसेसिव एलील है उसने टॉल के साथ अपने आप को ब्लेंड नहीं किया। जब गैमीट बनाने की बारी आई तो वो सेग्रीगेट हो गए, राइट? सो दीज आर ऑल द कंक्लूजन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन रिलेटेड टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। Which of the following cannot be explained on the basis of the Mendel's law of dominance? Mendel's law of dominance के हिसाब से इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है? फैक्टर नेवर शो एनी ब्लेंडिंग, नेवर शो एनी ब्लेंडिंग। फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ये सही है, फैक्टर पेयर में है। कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर, ये भी सही है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट फैक्टर वेयर एज अदर इज रेसेसिव फैक्टर, ये भी सही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड? कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे? फैक्टर्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग, ये नहीं शो किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज द आंसर नंबर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in F1 the F1 generation is determined by crossing capital P by small p, then the progeny obtained from them were intercrossed. What will be the ratio of pure breeding flower to not pure breeding flowers in F2 generation? प्योर ब्रीडिंग से जो प्योर ब्रीडिंग नहीं है उससे हमें क्या पता करना है? एक रेशो पता करना है। तो क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहले कैपिटल P क्रॉस विद स्मॉल p, यहाँ से बना कैपिटल P, यहाँ से बना स्मॉल p, ये बन गए गैमीट्स। गैमीट्स क्रॉस हुए, कैपिटल P स्मॉल p, राइट? अब हमने F1 को F1 से क्रॉस कराया, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, ये मेल ये फीमेल, तो कैपिटल P कैपिटल P, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, स्मॉल p एंड स्मॉल p। ये हमारे पास आ गया F2 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। क्लियर? अब हमें क्या कंक्लूजन निकालना है इससे कि हमें व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर ब्रीडिंग फ्लावर टू नॉट प्योर ब्रीडिंग फ्लावर इन F2 जनरेशन। प्योर ब्रीडिंग फ्लावर से जो प्योर ब्रीडिंग नहीं है उसका रेशियो निकालना है। तो प्योर ब्रीडिंग क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 प्योर, 3:1 प्योर एंड नॉन प्योर। 3:1 प्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। 1:3, 1 का मतलब है
यहाँ पे 1 ये प्योर है और ये हाइब्रिड है और ये भी प्योर है, तो ये भी नहीं होगा। 1:1, अब 1:1 का कैसे रेशो है? 1 इज प्योर एंड नॉन प्योर। क्लियर? तो यहाँ पे 1 इज प्योर एंड 1 इज नॉन प्योर, ये भी नहीं बैठ रहा। 1:2, 1 प्योर एंड 2 नॉन प्योर। तो नॉन प्योर का यहाँ पे मतलब है हाइब्रिड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये है प्योर और ये दोनों हैं नॉन प्योर, राइट? तो व्हाट इज द रेशियो? प्योर टू नॉन प्योर 1:2 का रेशियो, राइट? If H is the tall trait which is dominant and H is the recessive trait, if H is for tall trait which is dominant and small h is the recessive trait for recessive, which of the following cross will result is 1:2 tall and short progeny? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल H क्रॉस विद स्मॉल h, F1 जनरेशन बनी कैपिटल H स्मॉल h। क्लियर है? F1 को F1 से क्रॉस किया, कैपिटल H स्मॉल h क्रॉस विद कैपिटल H स्मॉल h। चेकर बोर्ड मेथड बनाया, या हम कह सकते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड से अप्लाई किया इसको। कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H कैपिटल H कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H स्मॉल h स्मॉल h स्मॉल h। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1 टॉल एंड 1 शॉर्ट प्रोजेनी किस कॉम्बिनेशन से आएगी? तो 1 टॉल, रेशो में पता है 1:2:1 का है, तो 1 टॉल एंड 1 शॉर्ट प्रोजेनी आएगी जब इसको इससे क्रॉस किया जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कैपिटल H स्मॉल h क्रॉस विद कैपिटल H स्मॉल h, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, an impure tall pea plant is crossed with dwarf, impure tall capital T small t cross with small t small t, an impure tall pea plant is crossed with dwarf. This cross produced 200 offsprings. How many of them have pure tall and dwarf plant? अब इनका हमें रेशो निकालना है कि भाई कितने, how many of them have pure tall and dwarf। तो अब इसको क्रॉस करेंगे, तो फिर से वो चेकर बोर्ड मेथड यूज करेंगे। इससे गैमिट बनेंगे 2, कैपिटल T स्मॉल t, इससे गैमिट बने 2, स्मॉल t एंड स्मॉल t, क्रॉस करेंगे कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा? प्योर टॉल, तो यहाँ पे प्योर टॉल तो एक भी नहीं है, 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी हाइब्रिड है और ये है प्योर रेसेसिव, प्योर डॉर्फ 0। एंड डॉर्फ, अगर हम डॉर्फ का देखें तो यहाँ पे डॉर्फ कितने बन रहे हैं? तो यहाँ पे जो डॉर्फ बन रहे हैं इस रेशो में अगर हम डॉर्फ देखें तो ये 50% हाइब्रिड और 50% रेसेसिव। तो अगर 100 है, अगर 200 है, तो यहाँ पे 50% का मतलब है ये 100 और ये भी 100, 50% का मतलब ये है, तो यहाँ पे हो गया 0 एंड 100 आंसर, दिस वन, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो हमें क्रॉस करके देख लेना है। यहाँ पे प्योर टॉल पूछा तो प्योर टॉल एक भी नहीं बन रहा है, तो 0, और 200 में से 50-50% बन रहे थे, 100 बन रहे हैं, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा इसका? 0:100। क्लियर? What will be the genotype of the parental garden pea plant if they cross 44 tall dwarf pure tall and 15 dwarf offspring? 44 tall हैं, 15 dwarf हैं, तो 3:1 का रेशियो हो गया, 3:1 का रेशियो हो गया डायरेक्टली, क्योंकि 44 लगभग 45, 15 3 45, एक एवरेज हमने निकाल लिया। हमें एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डॉट टू डॉट जाना चाहिए। क्लियर है? तो हमें इसमें से कौन सा आउटकम होगा? तो यहाँ पे कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, तो सारे ही कैपिटल टी कैपिटल बनेंगे, सारे ही टॉल बनेंगे। इसको क्रॉस करेंगे इससे कैपिटल टी स्मॉल टी,
तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। चेकर बोर्ड मेथड से बनेगा, बना सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट बना दिया, क्रॉस कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें 3:1 का रेशो मिलेगा, 3:1 का रेशो हमें मिलेगा। क्लियर है? इसको करेंगे तो यहाँ पे से हमें जो गैमेट बनेगा वो बनेगा टी, यहाँ से बनेगा स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी सारे टॉल बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर? इस वाली कंडीशन से देखें तो इस वाली कंडीशन से अगर हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बन गए गैमेट। इससे ये दोनों, इससे ये दोनों, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो क्या आ रहा है रेशो, 2:2 यानी 1:1 का रेशो आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। If the garden pea plant, a violet flower plant is crossed with a white flower plant, violet, capital V cross with small v, small v. This is violet. This is cross with white. तो यहाँ पे कैपिटल V आएगा, यहाँ से आएगा स्मॉल v, क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल V एंड स्मॉल v। ये तो हो गई F1 जनरेशन। In F2 generation 100 offsprings are obtained. कितने offspring बने? 100. How many of them have pure flowered, impure flowered and white flower? तो यहाँ पे हमें क्या देखेंगे कि हमने कैपिटल V स्मॉल v को कैपिटल V स्मॉल v से क्रॉस किया। तो क्रॉस करने पे सेम पुनेट स्क्वायर मेथड लगेगा और पुनेट स्क्वायर में कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, तो कैपिटल V कैपिटल V, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, स्मॉल v स्मॉल v, हमारे पास ये आ गया। तो प्योर फ्लावर, प्योर का मतलब है इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव तो नहीं दिया है, तो वो कितने बनेंगे 1000 में से, 1000 में से। तो हमने क्या देखा, हमने ये बना लिया कैपिटल V कैपिटल V, कैपिटल V स्मॉल v और स्मॉल v स्मॉल v। तो हमने देखा कि 1000 में से ये 2 का रेशो है। 2 का मतलब क्या है, 1:2:1 के रेशो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो 1000 में से 500 तो ये है, 250 ये है और 250 डॉर्फ है, 250 वॉयलेट है और 250 वाइट है। क्लियर है? तो प्योर फ्लड, तो प्योर में वॉयलेट भी आ जाएगा, वाइट भी आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 500, 250 प्लस 250 500। इम्प्योर, इम्प्योर मतलब हाइब्रिड वॉयलेट, ये भी 500 और वाइट फ्लावर, तो वाइट फ्लावर कितने हैं 250, तो 250। इस तरीके से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन्स ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस।